स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। एंड हिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 1971 का लिबरेशन और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर खत्म कर लिया था। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में हमने क्या देखा था कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये वेस्ट पाकिस्तान था और ये ईस्ट पाकिस्तान था, लेकिन 1971 में इंडिया ने इस ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करवा लिया और 1972 में जाकर के ये क्या बन जाता है, बांग्लादेश। ठीक है, 1972 में बांग्लादेश बन जाता है। अब जैसे कि पाकिस्तान का एक भाग इंडिया की हेल्प से टूट जाता है तो पाकिस्तान के अंदर खुन्नस आ जाती है। ये कहता है कि अब मैं भारत के अंदर भी विखंडन करूंगा। ठीक है, भारत के अंदर क्या करेगा, ये तोड़ फोड़ करेगा, इसके भारत के जो स्टेट्स हैं उन्हें अलग करेगा। इसकी खुद की अगर मैप को देखो तो कुत्ते की शक्ल की मैप दिखती है इसकी, और चला है भारत को तोड़ने। ठीक है, अब इसने इसके लिए क्या किया कि पंजाब वाला जो प्रोविंस था उस वक्त ना पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री थी वो थी जुल्फिकार अली भुट्टो। इसका नाम सुना होगा तुमने। हाँ हाँ, इसमें देखा है। अच्छा, कैसे फाइल, हाँ, जुल्फिकार अली भुट्टो। तो ये क्या करता है, जुल्फिकार अली भुट्टो, ये जुल्फिकार अली भुट्टो क्या करता है ये बंदा कि यहाँ पर ना जो पंजाब वाला प्रोविंस है, पंजाब वाले प्रोविंस में एक्चुअली जब देश आजाद हुआ था ना तभी से थोड़ा बहुत खटपट चलते रहता था। यहाँ के कुछ ग्रुप्स होते थे जो चाहते थे कि ये धीरे धीरे क्या हो, पंजाब एक अलग प्लेस बने। खालिस्तान मूवमेंट, खालिस्तान की मांग होती रहती थी, क्योंकि पंजाब वाले एरिया से बहुत सारे लोग कहाँ चले, विदेशों में, कनाडा वगैरह में बहुत काम करते हैं, तो वहां से भी लोग क्या करते थे, उस मूवमेंट को सपोर्ट करते थे। इसी का फायदा उठाया किसने, इस पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान की हेल्प किसने करी, यूएसए ने। ठीक है, क्योंकि यूएसए हमेशा से क्या चाहता था कि ये जो इंडिया है ये रसिया के फेवर में ना जाए। ठीक है, रसिया के फेवर में ना जाए। और पाकिस्तान और यूएसए का हमने अब तक देखा था कि किस तरीके से गठबंधन चल रहा था, किस तरीके से जो यूएसए था वो पाकिस्तान के हर एक, चाहे वो मिलिटरली हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की तरफ से हो, चाहे वो हथियारों की तरफ से हो, हर एक तरफ से वो उसने पाकिस्तान की हेल्प करी थी। ठीक है, तो यूएसए की जो एजेंसी है कौन सी, जैसे हमारा है रॉ, तो यूएसए की वैसे है CIA। ठीक है, CIA। और पाकिस्तान की कौन सी है, ISI। इन दोनों ने मिल करके देखा कि भाई पंजाब में अच्छा कौन सा वो लीडर है जो हमारे इन्फ्लुएंस में आ सकता है। ठीक है, पंजाब का कौन सा लीडर है जो हमारे इन्फ्लुएंस में आ सकता है। तो इसने ना पंजाब में एक बंदा था भिंडरेवाला। ठीक है, भिंडरेवाल, क्या नाम था उसका, भिंडरेवाल। ठीक है, ये बंदा है भिंडरेवाल। इसको जो कि इन्फ्लुएंस किया और इसको क्या कहा कि एक काम करो, तुम लोग हमसे क्या लो, हथियार लो। अब एक चीज पता होगा कि जो सिख है, सिखों में एक ट्रेडिशन होता है, वो आर्म की प्रैक्टिस करते हैं। आर्म मतलब एमुनेशन, लड़ाई वगैरह कैसे करना है उसकी प्रैक्टिसेस करते रहते हैं। उनका एक अलग ही ग्रुप है। खालसा वाला अगर देखेंगे ना, ब्लू कलर के वो लोग कपड़े पहने रहते हैं पूरा एकदम। हाँ हाँ, तलवार वगैरह एकदम लिए रहते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो अब जब पाकिस्तान ने इस भिंडरेवाल को कहा कि एक काम करो, हम तुम्हारी ना हेल्प करेंगे, हम तुम्हारी खालिस्तान में हेल्प बनने में हेल्प करेंगे, तो तुमको क्या चाहिए, तुमको थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए रहेगी, मिलिट्री सपोर्ट चाहिए रहेगा, हथियार, और जो कि हथियार चाहिए रहेगा, है ना। तो ये सब चीजों को तुम कहाँ से प्रोवाइड कराओगे, तुम्हारे पास तो पैसा भी नहीं होगा, तो लोगों ने कहा कि हाँ हमारे पास पैसा तो है नहीं। तो पाकिस्तान और यूएसए ने मिल करके भिंडरेवाला को पैसा दिया, और इनका पैसा बाहर के जो डायस्पोरा थे सिख के, वो लोग भी भेजते थे। ठीक है, वो लोग भी क्या करते थे, पैसा यहाँ भेजते थे। अब पैसा किसने, सारा का सारा पैसा वगैरह आ गया, हथियार पाकिस्तान ने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, हथियार, क्योंकि एक ही साथ में तो पूरा कंसाइनमेंट दे नहीं सकते थे। तो धीरे धीरे पाकिस्तान क्या करता रहा, हथियार प्रोवाइड कराता रहा। अब ये लोग ना, अब इनको ट्रेनिंग चाहिए, तो जितने भी गुरुद्वारे थे, चाहे वो पंजाब में हो, अलग अलग गुरुद्वारा, जम्मू कश्मीर में हो, यूके में हो, जितने भी गुरुद्वारे थे ना, वहां पर ये लोग ट्रेनिंग देते थे यूथ को, जो सिख यूथ थे और जो मिलिटेंट्स थे।
ठीक है, जिनका ब्रेन वॉश करके कि हमें खालिस्तान की मांग करनी है, उनको ये लोग क्या करते थे, ट्रेनिंग देते थे। तो जब भी गवर्नमेंट पूछती ना कि ये क्या हथियारों की ट्रेनिंग चल रही है, तो वो लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा ट्रेडिशन है इतने सालों से चला आ रहा है, हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझ में आया? हाँ, हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब भाई साहब ये धीरे 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 करते 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 84 का टाइम पीरियड आ गया था। 1984 1984 जून, ठीक है, जून 1984 का टाइम पीरियड आ चुका था। अब जून 1984 में इन लोगों ने पूरा का पूरा भारत गवर्नमेंट को, भारत सरकार को क्या करने की, गिराने की पूरी रणनीति सोच ली थी कि हम किसी भी तरीके से करके ये जो पूरा एरिया है इसको खालिस्तान बना देंगे, खालिस्तान बना देंगे। और उस वक्त हमारी जो देश की प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। अब जब इंदिरा गांधी को इस बात का पता चला तो उन्होंने कई बार निगोशिएशन करने की बात सोची कि ठीक है हम लोग बातचीत करके ये मामले को सब सुलझाते हैं, लेकिन ये लोग बातचीत करने को तैयार ही नहीं थे। ठीक है, ये लोग बातचीत करने को तैयार ही नहीं थे। अब इन गधों को देखो, ये लोग क्या करते हैं, ये जो हरमिंदर साहब या हम कह ले कि अमृतसर में कौन सा है, गोल्डन टेम्पल, अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल में इन लोगों ने पूरा का पूरा अपना क्या बना लिया, अड्डा बना लिया। वहां पर पूरे हथियार डिप्लॉय कर दिए, कई सारे जितने मिलिटेंट्स है 100-200 मिलिटेंट्स वहां पर एम्प्लॉय कर दिए। ठीक है, गोला बारूद सोच सकती है, ये लोग के पास धीरे धीरे करके ना पूरा गन मशीन आ चुका था। ठीक है, वो डिस्ट्रॉयर आ चुका था जो कंधे पर रख करके मारते हैं ना बड़ा बड़ा गोला कि टैंक जिससे उड़ाया जा सके, वो सब इन लोग के पास आ चुका था पूरा एम्युनिशंस में। अब ये लोग धीरे धीरे करना क्या शुरू कर दिए कि कभी गोली मार देते किसी को, तो भीड़ में जो कि बम फोड़ देते। अब जब ये सब होगा तो यहाँ की जो पुलिस है, पंजाब पुलिस होगी, वो हरकत में आएगी। अब जब धीरे धीरे मामला बढ़ेगा तब जो कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो पहले क्या हुआ कि यहाँ पंजाब पुलिस ने जब एक्शन लिया तो यहाँ का पंजाब पुलिस के जो डीआईजी थे वो गए बात करने, उन्होंने ये जितने भी जो मिलिटेंट थे इन लोगों ने गोल्डन टेम्पल के दरवाजे पर उनको गोली मार दी, बंदा वहीं शहीद हो गया भाई साहब। अब उनकी मृत्यु हो गई, 2-3 घंटे तक उनकी बॉडी वहीं पड़ी रही, किसी ने उठाने नहीं आया। उसके बाद इनका इंदिरा गांधी का दिमाग खसका और उन्होंने कह दिया कि अब क्या करो, आर्मी डिप्लॉय कर दो, आर्मी डिप्लॉय कर दो। और आर्मी को वहां से पूरी की पूरी छूट दी गई कि मार्च करो और यहाँ से किसी भी तरीके से इन लोगों को मार करके हटाओ। यहाँ पर आर्मी इन्वॉल्व हुई, आर्मी। उसके बाद जो ये पंजाब पुलिस थी, पंजाब पुलिस, ठीक है, पंजाब पुलिस, उसके बाद हमारे सीआरपीएफ ये सब इन्वॉल्व हुए। उसके बाद ये लोग इतनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, सारा का सारा डेटा चल रहा है, खालिस्तान की मांग हो रही है, इन सब के बारे में बताने के लिए हमारी हेल्प करी थी रॉ एजेंसी, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। ठीक है, रॉ। और इस रॉ को और डेटा प्रोवाइड किया था सोवियत यूनियन जो रसिया है, रसिया की खुफिया एजेंसी ने और इजराइल की खुफिया एजेंसी ने। ठीक है, रसिया प्लस इजराइल, ठीक है, इन सब ने हमारी क्या करी, हेल्प करी, सारा का सारा डेटा बताने में, सैटेलाइट से पूरा व्यू देने में कि कहां पर क्या पोजीशन है, कितने एमुनेशन है, कहां से गए हैं, पाकिस्तान कौन कौन से हथियार इसको सप्लाई कर रहा है, सारा का सारा डेटा कहां से मिल गया हमको, रॉ से, रसिया से और इजराइल की एजेंसी से। सब ने, हमारे रॉ, रसिया की खुफिया एजेंसी और इजराइल सब मिल करके एक साथ काम कर रहे थे। और वहीं पर यूएसए का जो CIA है और पाकिस्तान का ISI, ये लोग मिलकर काम कर रहे थे। किसके खिलाफ, हमारे ये लोग सपोर्ट किसको कर रहे थे, खालिस्तान वाले के, भिंडरेवाला को। ठीक है, भिंडरेवाला को ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद जब यहाँ पर आर्मी ने पहले तो, अब क्योंकि ये गोल्डन टेम्पल है तो यहाँ पर बहुत सारे पिलग्रिमेज आए होंगे, घूमने के लिए लोग आए होंगे, तो उनको कहा गया कि एक काम करो, पहले कर्फ्यू लगाएंगे। तो कर्फ्यू लगाने से पहले कुछ टाइम पीरियड दिया गया पिलग्रिमेज को कि आप लोग यहाँ से खाली कर दीजिए, लेकिन लोग वहां से खाली ही नहीं कर रहे हैं, जा ही नहीं रहे हैं। फिर वहां पर आर्मी ने लगाया कर्फ्यू। ठीक है, आर्मी ने लगाया कर्फ्यू। अब जैसे ही आर्मी ने कर्फ्यू लगाना शुरू किया, आर्मी कर्फ्यू लगा करके यहाँ से बम्बार्डमेंट चालू हो गया। अब इस बम्बार्डमेंट में जाहिर सी बात है,
जब इतनी सारी सैनिक उतर चुके हैं, हमारे आर्मी पर्सनल, सीआरपीएफ, पंजाब पुलिस, रॉ एजेंसी सब लगी हुई है, जाहिर सी बात है ये कोई आम छोटी बात थोड़ी नहीं होगी। यहाँ पर पूरी की पूरी लोग का जो मिलिटेंट थे, लोग जो खालिस्तानी मूवमेंट के जो सपोर्टर्स थे, वो पूरा एकदम गोला बारूद गन मशीन सब लेकर के बैठे हुए हैं। भाई साहब ये जो ऑपरेशन चला था ये 1 जून से लेकर के 10 जून तक, ठीक है, इस पूरे एरिया को क्लीन करवाने में 1 जून से लेकर के 10 जून तक ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत कई सारे हमारे आर्मी पर्सनल की भी डेथ हुई, ठीक है, और उधर जितने भी सेपरेटिस्ट थे, जितने भी खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले थे, वो लोग मारे गए, जितने मिलिटेंट थे वो लोग मारे गए। लेकिन इसी चीजों में, इन सब में बहुत सारे सिविलियंस की भी डेथ हो गई, ठीक है, बहुत सारे सिविलियंस की डेथ हो गई। अब डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट डेटा कुछ 700-800 का आंकड़ा बताती है, लेकिन जो ऐसे बताया जाता है कि कितना जो कैजुअलिटी हुई होगी वो कम से कम 15,000 से 20,000 कैजुअलिटी को बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक पूरी तरीके से नरसंहार हुआ था, समझ ले, ठीक है। मतलब कि यहाँ से भी गोली बारूद चला रहे थे ये लोग, कौन? जो खालिस्तानी थे, और यहाँ हमारी आर्मी पर्सनल भी मार रही थी, क्योंकि अगर आर्मी पर्सनल नहीं मारती तो खालिस्तानी हमें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते, लोगों को मार देते। तो वहां पर खालिस्तानियों की गोलियों से भी आम पब्लिक मर रही है। अब गोला बारूद जब फेंका जाएगा तो लोगों के घरों पर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, है ना? लोगों के घरों पे गिरेगा, किसी का घर उड़ जा रहा है, किसी को क्रॉस फायरिंग में गोली लग जा रही है। इसी तरीके से बहुत सारे जो लोग थे वो मारे गए थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये पूरा का पूरा एरिया क्लीन हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार सक्सेसफुल हुआ। अब जब ऑपरेशन ब्लू स्टार सक्सेसफुल हुआ तो हम अगर इसका नजारा देखेंगे, ये जो मंदिर था वो मंदिर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, लोगों के घर उड़ चुके थे, ठीक है। लोग, अब जो सिख पूरी फैमिली थी वो सिख इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ पूरी तरीके से अगेंस्ट हो चुकी थी, ठीक है, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा आया हुआ था कि कैसे जो कि आप लोगों ने इस तरीके से मैसेकर कर दिया। लेकिन इनको ये बात नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर गोल्डन टेम्पल में ये मिलिटेंट घुसे हुए हैं, उनको ये चीज बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। अगर तुम गवर्नमेंट को या मिलिट्री को कुछ कह रहे हो तो तुमको ये भी तो देखना चाहिए कि ये किस तरीके से ये गोल्डन टेम्पल में जाकर के क्यों छुपे लोग। अगर इनके पिछवाड़े में इतना दम था कि इनको खालिस्तान वाला एरिया अलग करना था तो आमने सामने आकर लड़ाई कर लो, है कि नहीं? तुम सहारा लेते हो लोगों का कि अगर हम मरेंगे तो लोग भी मरेंगे, और फिर लोग जो रहते हैं वो एक तरफा बात करते हैं, एक ही तरफ की कहानी सुनाते हैं, बताते हैं कि आर्मी ने हमको मार दिया। वहां पर अगर कहीं भीड़ में अगर आतंकवादी है तो गोली जब चलेगी तो गोली ये थोड़ी देखेगी कि कौन वहां सिविलियन है या कौन सा आतंकवादी है। पाकिस्तान वाले ऐसा चूरन देते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि हम हिंदुस्तान पर बम मारेंगे और वो बम हमारा ऐसा है जो मुस्लिमों को छोड़कर मारेगा, ठीक है। बताओ, वो लोग इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, है ना? हाँ, तो बताओ, उनका जो न्यूक्लियर बम रहेगा वो मुस्लिमों को नहीं मारेगा और बाकी सबको मार देगा, ऐसा उन लोग का टेक्नोलॉजी आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग। अब जब इतना सारा का सारा चीज यहाँ पर हुआ, सब लोग मारे गए, ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जब सक्सेसफुल हो गया तो सिखों में मैंने बताया कि भारतीय गवर्नमेंट को लेकर के, इंडियन गवर्नमेंट को लेकर के पूरी नाराजगी थी। तो जो बड़े बड़े पोस्ट पर जो सिख ऑफिसर्स थे उन लोगों ने रिजाइन कर दिया, जिनके पास अवार्ड वगैरह मिला हुआ था उन लोगों ने रिजाइन कर दिया, मतलब अपना अवार्ड लौटा दिया। कई सारे आर्मी पर्सनल थे, उन लोगों ने रिजाइन कर दिया। हालांकि जो ऑपरेशन हो रहा था ब्लू स्टार, उस ऑपरेशन ब्लू स्टार में बहुत सारे जो लीडर थे ना वो सिख ही थे जो लीड कर रहे थे उस ऑपरेशन को, ठीक है। उस ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले सिख ही थे, क्योंकि भाई वही एक समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। अगर वही किसी और को दे दिया जाता तो तब समझ में आता कि नहीं, इनको तो कुछ आइडिया नहीं है, लोग कहाँ पर हमारे पिलग्रिमेज पर मार रहे हैं या लोगों को पीट रहे हैं। नहीं, अगर आर्मी में कोई इंसान है तो उसको समझ, और वो भी किसी ऑपरेशन को लीड कर रहा है तो उसके अंदर इतनी तो समझ रहेगी ना क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तब
इसके बाद क्या होता है कि जो इंदिरा गांधी रहती हैं, इंदिरा गांधी के जो 2 बॉडीगार्ड रहते हैं उनका नाम रहता है सतवंत सिंह और बिंत सिंह। सतवंत सिंह और बिंत सिंह, ठीक है, सतवंत सिंह और बिंत सिंह। अब रॉ ने पहले बता दिया था कि देखिए ऐसा ऐसा सिचुएशन होने के बाद ये पॉसिबिलिटी है, लोगों में गुस्सा है कि आपके ऊपर ये हमला हो सकता है, तो एक काम कर दीजिए, आप जो आपके बॉडीगार्ड है ना, इन लोग को हटा दीजिए। तो इंदिरा गांधी ने इन दोनों को क्या कर दिया था, छुट्टी पर भेज दिया था, कहा कि ठीक है अच्छा आप लोग कुछ दिन बाद आइएगा। लेकिन ये लोग क्या किए, इन लोग ने इंदिरा गांधी को डायरेक्ट कॉल किया और कहा, इमोशनल थोड़ा सा वो अटैक कर दिया, इमोशनल कर दिया कि मैडम हम लोग आपकी सेवा 20 सालों से कर रहे हैं, क्या आपको हम पर इतना भी भरोसा नहीं है। और इंदिरा गांधी यहीं पर समझ नहीं पाई, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है कल से आ जाना। और जैसे ही आए ये दोनों ने इनको गोलियों से पूरा जो एक ही फोटो लिया हुआ था उस राइफल और एक पिस्टल से उनको पूरी तरीके से भून दिया और ऑन द स्पॉट इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है। अब जैसे ही ये मौत होती है इनकी, हिंदू और जो सिख थे ये राइट्स चालू हो जाते थे, मतलब चालू हो जाते हैं। तो कहते हैं ना जैसे हिंदू मुसलमानों में सेपरेशन के टाइम में पूरा युद्ध हुआ था, वैसे ही इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद यानी 1984 के बाद जो ये घटना हुई, उसके बाद भी हिंदू और सिखों में भी रायट्स हुए थे, बहुत बड़ा दंगा हुआ था। लेकिन जो सिख सोसाइटी है या हिंदू सोसाइटी है, इनमें पढ़े लिखे लोग ज्यादातर है, तो ये समझते हैं कि हमें किस हद तक जाना है, ठीक है। बाद में सिखों को भी चीजों समझ में आई, उन लोगों ने भी चीजों को वापस लिया, बोला कि नहीं। अब कैसा होता कि किसी भी एरिया में सब लोग हरामी नहीं होते, है कि नहीं, कुछ ही लोग होते हैं जो अनस्टेबिलिटी को फैला कर रखते हैं, इनस्टेबिलिटी को फैला कर रखते हैं। तो जब वो लोग मारे गए तो लोग धीरे धीरे वो चीज मामला शांत होता है। आज भी अगर हम देखते हैं तो दुनिया में कहीं पर भी कोई भूकंप आया हो, सुनामी आई हो, तो सबसे पहले अगर कोई पहुंचता है सेवा के लिए तो सिख कम्युनिटी ही पहुंचती है, समझा। लंगर की व्यवस्था, तुम कोई चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी उनके गुरुद्वारे में जाकर के भरपेट खाना खा करके आ सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो तुम्हें प्रेम से खिलाते हैं, ठीक है। तो ये सब ये बोलते हैं ना कि एक अगर इंसान इंटेलेक्चुअल है, पढ़ाई लिखाई थोड़ा किया हुआ है, सही गलत का उसके अंदर फर्क है, तो कितनी भी सिचुएशंस ऊपर नीचे हो जाए बाद में वो चीज ठीक हो जाती है। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है या जो पाकिस्तानी है, उन लोगों में ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं पता नहीं किस चीज को लेकर के, हमें मारना है, अगर हम 10 लोगों को मारेंगे तो हमें जन्नत नसीब होगी। इनको ये कौन बताता है, आई डोंट नो। जितने भी वो होते हैं ना मौलाना सब, ये मौलाना साले कभी खुद लड़ने नहीं आएंगे, कभी खुद हथियार नहीं उठाते हैं। ये खाली जो यूथ रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनके अंदर जहर बोने का काम करते हैं। और यही चीज मुस्लिम कम्युनिटी को हर एक घर, हर एक सदस्य को समझने की जरूरत है कि भाई तुम पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, अपने करियर पर ध्यान दो, फोकस करो कि अपने डेवलपमेंट में, ना कि तुम रिलीजन के बेस पर कि हमें सप्रेस किया जा रहा है या हमें कुछ मिल नहीं रहा है। भारत में रहने वाला हर इंसान, अगर तुम भारत में हो ना, तो दुनिया में सबसे, कहते हैं ना कि सेफेस्ट प्लेस अगर देखा जाए कि रहने के उद्देश्य से, कि तुम आराम से रह सकते हो बिना किसी झंझट के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, तो भारत है। और कहीं पर जाओ, तुम अमेरिका में चले जाओ, काले हो तो तुम्हें पैरों से दबा के मार देंगे। वहां आज भी इतना डेवलप होने के बाद भी ब्लैक मैटर्स, ब्लैक लाइव मैटर्स, ऐसे जो कि स्लोगन्स चलते हैं, ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं ना। कोई भी दूसरी कंट्री देख लो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो जो कि इराक हो, चाहे वो ईरान हो, वहां पर इतने स्ट्रिक्ट नियम कानून है कि महिलाएं घर से बाहर निकलेंगे तो उनको ये करना है, ये नहीं करना है, हर एक चीजों के लिए महिलाओं पर पाबंदी। लेकिन भारत में हम हर एक चीज को न्यूट्रल करते जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं कि भारत में कुछ कमियां नहीं थी, भारत में कमियां थी, लेकिन भारत उन कमियों को समझ करके धीरे 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 क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जुम्मा जुम्मा बना है, अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो सिर्फ चाहता है कि हम अटैक करें, कुछ घसीटे नोचे खाए, उसको अपने डेवलपमेंट से कुछ नहीं मतलब है। वो अपने यहाँ से लड़कियां भेजेगा, कभी चाइना को, तो कभी यूएसए के फेवर में चला जाएगा, तो कभी चाइना के यहाँ जाके सो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे करते रहता है, समझ में।
तो इतना चीज ये सिनेरियो क्लियर है 1984 का। 1984 में जो गोल्डन टेम्पल को, स्वर्ण मंदिर को फ्री कराने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। 31 अक्टूबर 1984, 31 अक्टूबर 1984 उनको गोली मार दी गई थी और इंदिरा गांधी की डेथ हो गई। समझ में आया? इंदिरा गांधी को गोली कब मारी गई? 31 अक्टूबर 1984, 31 अक्टूबर 1984, ठीक है, 31 अक्टूबर 1984। और यहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चला था? जून 1984, जून 1984। हाँ, ये तो मतलब किसी शो का कोई इसके ऊपर सीरीज या आई होगी उसका फोटो है, रियल वाला इधर है सर, ठीक है। ये है कटिंग जो लगाया हुआ है, और ये तो सीरियल वगैरह या कोई मूवी आई होगी उसका कटिंग है ये, ठीक है। वो दिखाया है उस टाइम में पूरा रिकॉर्डिंग दिखाया, ठीक है। तो उस ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो विंड्रे वाला था, विंड्रे वाला को मार दिया गया, ठीक है, विंड्रे वाला को मार दिया जाता है। और उसके बाद आज भी अगर हम देखते हैं तो कनाडा वगैरह में कुछ जो सिख कम्युनिटी है वो लोग खालिस्तान को लेकर के प्रमोट करते रहते हैं। कनाडा गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है क्योंकि वो उनके लिए वोट का एक जरिया होते हैं। तो लेकिन कुछ भी भारत में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, आने वाले टाइम पीरियड में पाकिस्तान अब श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा है। जैसे श्रीलंका में सारे के सारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भाग गए हैं, वैसे ही धीरे धीरे ये पाकिस्तान आने वाले समय में 3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। नीचे का एरिया इसका बलूचिस्तान खत्म हो जाएगा, ऊपर जो है खैबर पख्तूनख्वा, ये पूरी तरीके से आतंकवाद पीड़ित है। यहाँ जो स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, वहां पर ये लोग बम फोड़ देते हैं, ठीक है, इतने दुष्ट है। तो इस पाकिस्तान में अगर कोई एरिया जो है थोड़ा सा फ्लरिश्ड है तो हमारे ही बॉर्डर से लगा हुआ है जो पंजाब वाला एरिया है वही फ्लरिश्ड है, ठीक है, पंजाब और ये सिंध वाला एरिया। बाकी सारा का सारा ये जो बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, ये सब आतंकवादी पीड़ित है। तो आने वाले टाइम पीरियड में बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाएगा और ये वाला एरिया अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हमने इससे छीना अलग क्या किया था 71 में ईस्ट पाकिस्तान, आने वाले कुछ 2030 तक देखना ये टूट जाएगा, क्योंकि इसकी आतंकवादी घटनाओं की वजह से अब इसको ना तो कोई बेल आउट पैकेज मिलेगा, IMF का कोई इमरजेंसी लोन भी नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे चाइना इनको इतना चाप देगा ना, चाइना अपनी ला करके यही कॉलोनी में बसा दे। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये तो गयो पाकिस्तान गयो। इतना सारा का सारा ये 1984 की स्टोरी समझ में आई। अब इसी 1984 में एक और घटना हो जाती है। तो पाकिस्तान ना कभी नहीं सुधरने वाला है। देखो अभी कितनी घटनाएं करवाता है ये। 1984 में एक और घटना क्या होता है कि ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन। ये इतनी हाइट पर है, इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ पर ना रहना ही बहुत मुश्किल है। लाइक सर्वाइवल तो छोड़ दो, यहाँ पर अगर अंडा उठा करके ऊपर से 10 फीट ऊपर से नीचे गिरा दो ना तो अंडा भी नहीं फूटेगा, ठीक है। 12, 15, 16 सीटी लगवाओ, 18 सीटी लगवाओ तब जाकर के यहाँ पर दाल वगैरह पकती है। अगर किसी के ऊपर थूक दो ना तो चोट लग जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो किसी को थूक के भी मार सकते हो, वहां पर कितनी ठंड पड़ती है। समझा? अब इधर पे क्या है, चाइना है, ये साले ने यहाँ पर कब्जा लिया था पूरा पूरा। तो हमारे भारत और पाकिस्तान में क्या डील हुई थी, जब भी ठंड पड़ेगा, ठंड के टाइम पीरियड में हम लोग अपना पोस्ट ना छोड़ करके नीचे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रहना मतलब अपने सैनिकों को मौत के मुंह में ढकेलने के बराबर है, ठीक है, सैनिकों को मौत के मुंह में ढकेलने के बराबर है। तो इंडिया ने सोचा कि क्यों फालतू इतने ये एरिया के लिए, यहाँ पर ठंड से जब ठंड का टाइम आ जाएगा तो हम लोग नीचे आ जाएंगे, और जब ठंड चला जाएगा तो ऊपर चले जाएंगे। या तो एक ऐसा समझौता हुआ, यहाँ पर कोई भी अपनी आर्मी को डिप्लॉय नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इतना खराब
मतलब इतना ऊंचाई पर है, कोई भी चीज पहुंचाया नहीं जा सकता है, हवाओं का प्रेशर बहुत कम रहता है, तो हेलीकॉप्टर वगैरह अच्छे से उड़ नहीं पाता है, समझा रहा है। तो कोई भी एम्यूनेशन या कोई भी सामान भी ले जाने में बहुत तकलीफ होता है। तो दोनों में ये था कि पाकिस्तान के भी सोल्जर वहां नहीं रहेंगे और भारत के भी सोल्जर वहां नहीं रहेंगे। तो एग्रीमेंट हुआ, हमारे सोल्जर्स आ गए नीचे, लेकिन पाकिस्तान तो दोगला है? ये साले ने क्या किया कि ये अब कैसा है कि बहुत सारे जो यूएसए या अलग अलग देशों के लोग आते हैं, वो लोग ना कहते हैं ना, कुछ लोग माउंट एवरेस्ट या अलग अलग चोटियों पर क्या करते हैं, चढ़ाई करते हैं, और वो लोग जाकर के ट्रैकिंग टाइप जैसा हम लोग करते हैं कि महाराष्ट्र में तो कलसुबाई चले जाते हैं ट्रैकिंग के लिए। तो वैसे ही कुछ लोगों का शौक होता है कि वो लोग हाई, जो दुनिया की बड़ी बड़ी हाईएस्ट पीक्स है, उस पे जाकर के क्या कर सके, ट्रैकिंग कर सके। ठीक है, तो अब तुम अगर किसी एरिया में मान लो यहाँ पर कोई माउंटेन है, अगर यहाँ पर तुमको ट्रैकिंग करना है, तो ये पीओके वाला एरिया है, तो पाकिस्तान से तुम्हें परमिशन लेना होगा कि हाँ हम वहां पर ट्रैकिंग करने जा रहे हैं। तो वहां पर सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन होगा, है कि नहीं, कि हाँ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और तुमको कौन से वाले पीक पर जाना है, समझा। तो ऐसे ही एक जो टूरिस्ट था वो भी आया था क्या करने के लिए, पीक्स को चढ़ने के लिए। तो जब ये यहाँ पाकिस्तान वाले एरिया वाले कुछ पीक्स पर गया, और फिर धीरे धीरे सियाचिन में भी कुछ पीक्स थे, उस पर भी इसको चढ़ने की जो परमिशन था ना, किसने दिया था, पाकिस्तान ने, समझा। अब पाकिस्तान सियाचिन वाले ग्लेशियर्स पर चढ़ने की परमिशन दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान का, कि उसका एरिया वो पाकिस्तान का है कि नहीं। हाँ। और जब इस बात का पता किसको चलता है, भारत को, इंडियन गवर्नमेंट को, भाई साहब ये क्या बवाल है, यहाँ पर पाकिस्तान कैसे इस बात का परमिशन दे रहा है। तब थोड़ी सी छानबीन होती है, तो पता चलता है कि पाकिस्तान इस एरिया को कब्जाने की फिराक में है। कि वो लोग सोच रहे थे कि अगर ये एरिया कब्जा लेते हैं तो हम लोग चाइना और पाकिस्तान दोनों एक हो जाएंगे। अभी तो दोनों दूर दूर हैं, तो एक ही साथ सोएंगे फिर ये लोग। तो बोला कि कैसे इसको कब्जा है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे पास तो पहले कपड़े नहीं है, कपड़े का इंतजाम कहाँ से किया जाएगा। ठीक है, तो अभी भी इंडियन गवर्नमेंट को इतना नहीं लग रहा था कि ये लोग इतनी बड़ी कुछ प्लानिंग कर लेंगे अभी अचानक से। तो उस वक्त क्या होता था, इतनी कड़ाके की ठंड में बचने के लिए जो कपड़े बनाए जाते थे वो नॉर्वे बनाता था। ठीक है, नॉर्वे, नॉर्वे कहाँ है पता, वर्ल्ड में पढ़ा हूँ तो सही रहेगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये नॉर्वे है, ठीक है, नॉर्वे। अब इन लोग के यहाँ तो ठंड पड़ते रहता है, ठीक है, तो इनको टेक्नोलॉजी है, और ये लोग उस कपड़े को इतने टेम्परेचर पर रख कर देखते हैं कि क्या आदमी पहनने के बाद उसको कुछ इफेक्ट होगा या उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, सारा टेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो इन कपड़ों को लेने के लिए भारत ने कहा गया, नॉर्वे के पास गया। ठीक है, नॉर्वे के पास, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए तुम्हें वो स्पेशल टाइप का गॉगल चाहिए। जब धूप होती ना, अगर बिना गॉगल्स तुमने नीचे ताक दिया तो तुम्हारे आंखों की रोशनी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि ग्लेशियर से वो जो धूप होती है उतना तेज रिफ्लेक्ट होती है कि सोचो अगर कोई तुम्हारे चेहरे पर शीशे से लाइट को रिफ्लेक्ट करे तो किस तरीके से हम चौंधिया जाते हैं। सेम वैसा ही होता है। तो वहां पर चलने के लिए तुम्हें क्या चाहिए रहता है, गॉगल चाहिए रहता है। उसके बाद ठंड से बचने के लिए वो जैकेट चाहिए रहता है, पहन कर चलने के लिए बूट चाहिए रहता है, कान में बांधने के लिए कनपट्टी चाहिए रहता है। तो सारे के सारे कपड़े नॉर्वे बनाता था। तो जब इंडियन गवर्नमेंट नॉर्वे के पास पहुंची कि हमारे लिए कपड़ा हमको इतना चाहिए, तो नॉर्वे ने कहा कि अभी हम खाली नहीं है, हमारे पास बहुत ज्यादा क्या आया हुआ है, ऑर्डर आया हुआ है। तो इंडिया ने पूछा ऑर्डर आया हुआ है? किसने दिया? तो उन लोगों का पाकिस्तान ने। फिर जो कि इंडियन गवर्नमेंट का दिमाग सनक गया। तब से पता चल रहा है ये जो पाकिस्तानी है वो यहाँ पर क्या कर चुके हैं, डिप्लॉय हो चुके हैं। ठीक है, ये पाकिस्तानी कुछ कुछ अपने जो उनके पास थोड़े बहुत कपड़े थे वो लेकर के डिप्लॉय हो चुके हैं। अब ये बात को सुन करके इंडियन गवर्नमेंट करे तो क्या करे, यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट धीरे धीरे चढ़ाई करनी शुरू कर दी। मतलब जो इंडियन सोल्जर थी, गवर्नमेंट ने इंडियन सोल्जर धीरे धीरे चढ़ाई करना शुरू कर दिया। अब इंडियन सोल्जर्स ने यहाँ पर कुछ एरिया पर जाकर के अपना कैंप वैम्प लगाया, वही छोटा नॉर्मल कपड़ा पहन के जो भी था, स्वेटर वेटर पहन के यहाँ पर टेंट लगाकर ये लोग रह रहे थे। तब से कि पाकिस्तान जब पूरा एरिया सफेद सफेद है और वहां पर कोई टेंट वगैरह लगाया जाएगा और बाहर चलोगे तो तुमको दूर से ही दिखाई दे देता है
है कि नहीं, कि कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा है। जैसे ही पाकिस्तानियों को ये मूवमेंट पता चला, साले लोग गोली चला दिए। और गोली चलाए भाई साहब, गोली चलाए तो जो हमारे एक मेजर थे वो बाहर निकले थे, उनके अंगूठे पर लगा और उनका अंगूठा कट गया। और जैसे ही इन लोगों ने एक बार गोली चलाई, सारे के सारे हमारे सोल्जर्स निकले और यहाँ से धगधगाना चालू कर दिए। पूरे के पूरे पाकिस्तानी जो सोल्जर थे उनको वहीं पर 16-20 मिनट में मार के लौटा दिया। सब पाकिस्तानी वही अपने टेंट में टें बोल गए। तब यहाँ से हमारे जो आर्मी पर्सनल थे वो लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ करके उनका सारा का सारा जो सामान था, उनकी सारी की सारी पोस्ट को कैप्चर किया। और यहाँ पाकिस्तानियों को क्या लग रहा था कि हमारी जो सैनिक है उन लोग के पास तो कपड़ा थोड़ा बहुत है ही, खाना है ही, स्टोर करके रखा हुआ है। उन लोगों ने इंडियन सोल्जर्स को मार दिया। और वो लोग क्या किए, ऊपर से हेलीकॉप्टर से जो कपड़ा और आया था नॉर्वे से, उसको ला करके गिराया और मिठाई उठाई ला करके नीचे गिरा दिया कि लो तुम लोग जीत गए हो और तुम लोग मजा करो। और वो सारा का सारा कपड़ा, सारा मिठाई किसको मिल गया, इंडियन सोल्जर्स को। तो आज भी जो जिसकी ड्यूटी लगती है यहाँ पर ना, वो सोल्जर्स यहाँ पर आज भी उन्हीं कपड़े को पहनता है। इसलिए नहीं कि भारत के पास कपड़े नहीं है, ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे बाप है। ठीक है, तुमके ही मार के तुम्हारा ही कपड़ा छीने हैं, ये बात भूलना मत। समझ में आया? तो अब जब ये इंडियन सोल्जर्स ने ये सारा का सारा प्रोसेस किया होगा तो कोई ना कोई ऑपरेशन रखा होगा, है ना। तो सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन को क्लियर कराने के लिए आर्मी ने दो ये चलाए थे, ऑपरेशन चलाए थे। एक का नाम था ऑपरेशन राजीव और दूसरे का नाम था ऑपरेशन सफेद तलवार। ऑपरेशन क्या क्या था, राजीव और सफेद तलवार। सफेद समझ में। और यहाँ पर भी भारतीय जो आर्मी थी वो जीत जाती है, पाकिस्तान को फिर जो कि मुंह की खानी पड़ती है। इतना क्लियर हुआ? तो हमने कौन कौन से वॉर देख लिए। पहले तो हमने देखा था 1947 का वॉर देख लिया, फिर 1962 का वॉर देख लिया, फिर 1965 का वॉर देख लिया, फिर 1971 का वॉर देख लिया, फिर 1984 में दो वॉर देख लिए, खालिस्तान मूवमेंट का और जो कि पाकिस्तानियों का सियाचिन वाला। 1962 में ही सिर्फ हम लोग हारे थे और ये वॉर था चाइना के साथ। बाकी सब अड़ंगा कौन डाला है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। बीच बीच में साला इतना लात खाने के बाद भी ये बीच बीच में कुछ न कुछ कांड करते रहता है। कभी पुलवामा पर अटैक कर देगा, कभी उरी अटैक कर दे, मतलब कि अंदर घुस के सीधा बम उड़ा देगा, कभी हमारे सैनिकों का गला काट देगा। ठीक है, मतलब इतना बोलते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हो ही नहीं सकती, ऐसी सिचुएशन है इसकी। तो अगर कभी इंडियन गवर्नमेंट हो, ये कभी उम्मीद लगा कर बैठी हो कि पाकिस्तान कल नहीं, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, तो पाकिस्तान कभी सुधरने वाला। समझ में आया? ये दो स्टोरी क्लियर है। दो स्टोरी तो आज के लिए इतना स्टोरी रखते हैं। बाकी इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कारगिल का वॉर 1999 में जो हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट अटैक 2001 में, और उसके बाद ताज होटल का अटैक 2008। हाँ, ये सब भी अभी वॉर है। ठीक है, वो सब हम लोग, हाँ हाँ, ये वॉर हमारे नेहरू एरा के टाइम पीरियड में आ रहा है। मॉडर्न में भी एक सेक्शन आता है कंटेम्परेरी। मॉडर्न में भी एक सेक्शन आता है कंटेम्परेरी की आजादी के बाद का क्या सिनेरियो रहा भारत में। ठीक है, वो सब चीजों में ज्यादा। और ये जो लेक्चर्स है ये मोस्टली डिफेंस के लिए ज्यादा यूजफुल रहता है, हमारी टैक्टिक्स के लिए ज्यादा यूजफुल रहता है। हम लोग अगर ऐसी सिचुएशंस आ गई, किसी हम पोस्ट पर, बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, तो हमें किस तरीके से डील करना चाहिए, ये सारी की सारी सीख देता है हमें ये वॉर। समझ में आएगा? तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट। ठीक है।